एवरीवन, आपका एक बार फिर से स्वागत है रिफाइन अकेडमी में। हम लोग फिजिक्स का एक पार्ट देखेंगे, काइनेमेटिक, जो मैं पढ़ाया हुआ हूँ ऑलरेडी। तो इससे रिलेटेड थोड़ा सा जो एयरफोर्स एक्स ग्रुप जो होता है उससे रिलेटेड ये टॉपिक है। तो बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं है, लेकिन इतना इसमें इंफॉर्मेशन है कि 2 या 3 क्वेश्चन आप कर सकते हैं। ओके, सो हम लोग चालू करते हैं। देखिए, गतिकी ये पूरा टॉपिक है। इसमें वस्तुओं की गति का अध्ययन किया जाता है। और नेक्स्ट इसमें देखेंगे विरामावस्था क्या होती है, गति की अवस्था क्या होती है। तो विरामावस्था होती है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, समय के साथ उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो उसको कहते हैं कि विरामावस्था में है। ठीक है ना, समय के साथ वो अपनी लोकेशन नहीं बदल रही है तो उसको बोलते हैं हम लोग विरामावस्था में है। अगला है गति की अवस्था। गति की अवस्था कब बोलते हैं? समय के साथ उसकी स्थिति क्या करती है, बदलती रहती है। तो ऐसे सिचुएशन में कहते हैं कि वस्तु जो है गति की अवस्था में है। ये मैं पहले आपको यूट्यूब पे वीडियो है उसमें अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा हूँ। तो सदिश राशियाँ और अदिश राशियाँ क्या होती हैं इसके बारे में भी लेक्चर है, आप वहाँ से देख सकते हैं। सो अगर आप लोग देखेंगे इसमें आगे देखिए, तो सदिश के बारे में पूरा अच्छे से लेक्चर्स वगैरह हैं, वहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। उसमें बताया हूँ कि वेक्टर क्या होता है, वेक्टर से रिलेटेड क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो उसको वहाँ पे देख सकते हैं। अदिश राशियाँ क्या होती हैं? जिनके लिए दिशा की ज़रूरत नहीं होती है, अदिश राशियाँ कहलाती हैं। कुछ का नाम याद रखिएगा, द्रव्यमान हुआ, दूरी हुआ, समय, विद्युत धारा, विभव, दाब इत्यादि कैसी राशियाँ हैं? ये अदिश राशियाँ हैं। सदिश राशियाँ क्या होती हैं? जिनको दिशा की ज़रूरत पड़ती है, जैसे विस्थापन हुआ, वेग हुआ, विद्युत क्षेत्र हुआ। ये सब कुछ याद रखने एग्जाम्पल। दूरी क्या होती है, विस्थापन क्या होती है, तो उसके लिए यहाँ पे लिखा हुआ है। तो किसी गतिमान कण या वस्तु द्वारा किसी मार्ग में चली गई पथ की जो लंबाई है एक्चुअल में उसको कहते हैं, पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं, डिस्टेंस। कितनी पथ की लंबाई आपने चली है। जबकि प्रारंभिक और अंतिम वस्तुओं के बीच स्थिति जो है, प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच में, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक जाना है तो आपको पता ही होगा ये रास्ता है, तो ये रास्ते की लंबाई को हम लोग दूरी कह देंगे। लेकिन इनके बीच में जो शॉर्टेस्ट रास्ता होगा, यानी सबसे कम दूरी का रास्ता होगा, उसको हम लोग विस्थापन कहेंगे। तो यही है, सबसे न्यूनतम दूरी वाला जो रास्ता होगा उसी को हम लोग विस्थापन कहते हैं। विस्थापन एक सदिश राशि है, जबकि दूरी एक अदिश राशि है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपको। सो अगर आप लोग देखेंगे नेक्स्ट, तो चाल क्या होता है? चाल, तो चाल होता है किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी। तो एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। परिभाषा याद रखना है आपको। और यह एक अदिश राशि है, इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड। चाल कहते हैं दूरी बटा समय को, दूरी बटा समय चाल होता है। औसत चाल क्या होता है, फार्मूला याद होना चाहिए। चली गई कुल दूरी अपान में लिया गया कुल समय। तो कुल दूरी बटा कुल समय को बोलते हैं हम लोग औसत चाल। कुल दूरी बटा कुल समय, ठीक है ना, औसत चाल। अगला है तात्क्षणिक चाल। तात्क्षणिक चाल क्या होता है? किसी विशेष क्षण पर प्राप्त चाल को तात्क्षणिक चाल कहते हैं। जैसे बाइक वगैरह देखते हैं तो उसमें हर समय कांटा ऊपर नीचे होता रहता है, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं वह उसकी तात्क्षणिक चाल है। तो तात्क्षणिक चाल होती है डी एस बटा डी टी, ये भी याद रखना है। डिफ्रेंशिएट कर देंगे यस जहाँ पे दूरी है, और दूरी को अगर डिफ्रेंशिएट कर देंगे टाइम के रेस्पेक्ट में, तो डी एस बटा डी टी जो आता है वो तात्क्षणिक चाल होता है। देखिए, वस्तु की जो चाल होती है हमेशा धनात्मक होती है, चाल कभी भी ऋणात्मक नहीं होगी, क्योंकि चाल के ऊपर दूरी आया है। दूरी जो होता है हमेशा पॉजिटिव होती है, और समय भी हमेशा पॉजिटिव होता है, समय पीछे नहीं हटता है। ये क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट करिएगा, मैं इसको टीचमेंट पे इसको बता दूंगा आपको कैसे करना है। ओके, तो ये क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट जरूर कर लीजिए। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग वेग क्या होता है। वेग, वेग देखिए, किसी गतिमान वस्तु के एकांक समय में निश्चित दिशा में चली गई दूरी। तो निश्चित दिशा का मतलब क्या होता है? विस्थापन। तो एक निश्चित दिशा में तय किया गया जो विस्थापन है, तो विस्थापन कितने समय में इतना विस्थापन किया गया है उसी को हम लोग कहते हैं वेग। यानी कि एकांक समय में जो तय किया गया विस्थापन होता है एकांक समय में, उसी को हम लोग कहते हैं वेग। तो निश्चित दिशा में तय की गई दूरी बटा समय अंतराल, या विस्थापन बटा समय भी होता है, विस्थापन बटा समय, उसको भी कहते हैं हम लोग वेग। तो विस्थापन बटा समय अंतराल, ओके, समय। यह एक सदिश राशि है क्योंकि ऊपर विस्थापन है तो इसीलिए ये सदिश है, और इसका विमात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। ओके, सो नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे औसत वेग। देखिए, औसत वेग क्या होता है? कुल विस्थापन बटा कुल समय। ओके, ये कुछ फार्मूले हैं। अगर औसत वेग निकालना रहेगा तो मान लीजिए कि एक निश्चित दिशा में जा रही है, एक बार इसका जो प्रारंभिक वेग है
u है, बाद में v हो जाता है, तो उसका औसत वेग पूछेगा तो आप u प्लस वी बटा में 2 कर सकते हैं, डायरेक्ट दोनों को जोड़ के आधा कर देना आपको। तो औसत वेग क्या होता है, कुल विस्थापन बटे कुल समय, ऐसे भी कर सकते हैं, कुल विस्थापन बटे कुल समय, यही इसका क्या कहलाता है, औसत वेग। और एक बात और ध्यान रखना है कि औसत वेग 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। ओके, तो पॉजिटिव निगेटिव जीरो औसत वेग हो सकता है, क्योंकि विस्थापन भी पॉजिटिव निगेटिव और जीरो हो सकता है, क्योंकि वेग भी पॉजिटिव निगेटिव और जीरो हो सकता है। जितने भी सदिश राशियाँ हैं वो पॉजिटिव निगेटिव जीरो हो सकती हैं, ठीक है ना। अदिश राशियाँ जो होती हैं वो डिपेंड करता है कि किस प्रकार की हैं वो। तो ये देखिए ताक्षणिक वेग क्या होता है, वही बाइक वाला है कि हर समय कांटा देखते हैं आप लोग, एक सीधी दिशा में अगर बाइक चल रही है तो वो ताक्षणिक वेग ही बताता है, और ताक्षणिक चाल भी वही होती है। तो किसी गतिमान पिंड का किसी निश्चित क्षण पर वेग ताक्षणिक वेग कहलाता है। ये भी फार्मूला याद रखना है कि v बराबर होता है dx बटा में dt, v बराबर जो होता है dx बटा dt। अब यहाँ पे dx यक्स जो है यहाँ पे विस्थापन है, तो विस्थापन को डिफ्रेंशिएट करना है, और चाल रहेगा तो दूरी को डिफ्रेंशिएट करना है। इससे रिलेटेड मैं सवाल आपको कराऊंगा। त्वरण क्या होता है, देखिए वेग में परिवर्तन की दर, तो वेग किस रेट से बदलता है, यानी आप जैसे बाइक चल रहे हैं, एक्सीलरेटर नहीं बोलते हैं उसको, एक्सीलरेटर बोलते हैं। तो किस रेट से वो वेग बदल रहा है, यानी 1 सेकंड में कितना वेग बढ़ रहा है, 1 सेकंड में कितना वेग घट रहा है, वही घटना है बढ़ना प्रति सेकंड, उसी को हम लोग कहते हैं त्वरण। यानी एकांक समय में जो वेग परिवर्तन होता है उसको हम लोग कहते हैं त्वरण। इसे ए से प्रदर्शित किया जाता है, इसका SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, और त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगा समय। तो परिवर्तन होने मान लो 10 था 20 हो गया, तो कितने समय में 20 हुआ नीचे लिख देंगे, और कितना हुआ, पहले कितना था u, बाद में कितना हो गया v। तो वेग परिवर्तन बटा समय, ये ध्यान रखना है। त्वरण देखिए धनात्मक होता है, धनात्मक कब होता है, जब वेग बढ़ता है, वेग बढ़ेगा तो त्वरण धनात्मक, वेग घटेगा तो त्वरण ऋणात्मक। जैसे वेग कब बढ़ता है, जब एक्सीलरेटर आप लेते हो या ब्रेक मारते हो तो वो घटने लगता है। शून्य कब होता है, जब उस पर आप चलेंगे, कोई भी त्वरण कार्य नहीं करेगा, उस दशा में आपका जो त्वरण है वो शून्य होता है। ओके, बल कार्य नहीं करेगा तो त्वरण शून्य होगा। देखिए ऋणात्मक त्वरण को मंदन भी कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, मंदन कहा जाता है जैसे मंद गति से होना, यानी स्पीड उसकी या वेलोसिटी उसकी स्लो हो जाना, इसी को हम लोग कहते हैं मंदन। नेक्स्ट देखेंगे औसत तथा तात्क्षणिक त्वरण। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि औसत तथा तात्क्षणिक त्वरण क्या होता है, ये पढ़ना ही नहीं है एक्चुअल में, ठीक है। त्वरण याद रखना है आपको, वो इम्पॉर्टेंट है। देखिए ये भी याद होना चाहिए कि एक्सीलरेशन जो होता है वो होता है dv बटा में dt। ओके, वेग में परिवर्तन, तो ये तात्क्षणिक त्वरण होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे। देखिए ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक बाइक की चाल 20 मीटर पर सेकेंड 20 सेकेंड में 40 से 60 हो जाती है, तो इसकी स्पीड तो बड़ी है, कितना बड़ी है, 20 बड़ी है। अब किलोमीटर प्रति घंटा है, तो किलोमीटर प्रति घंटा को अब क्या करना है, आपको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, तो उसके लिए क्या करते हैं 5/18 से गुणा कर देंगे। तो कितने का चेंज आया है, चेंज कितने का है, 20 का है, तो आप डायरेक्ट भी यहाँ पे कर सकते हैं। वेग में परिवर्तन कितने का है, 40 था पहले, बाद में 60 हो गया, तो कितना का चेंज आया 20। 20 क्या, किलोमीटर प्रति घंटा। तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा को अगर मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो तो आप क्या कर सकते हैं 5/18, ये कर सकते हैं 5/18, और 5/18 करने के बाद आप समय कितना लगा है 20 से इसको भाग दे दीजिए, तो 5/18 आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ डायरेक्ट देख सकते हैं, कर सकते हैं, कोशिश कीजिएगा, अगर नहीं आता है तो मैं बता दूंगा। देखिए नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे वो है आपका एक समान त्वरण। तो एक समान त्वरण के लिए तो यहाँ पर 3 जो है एक्चुअल में दिए हुए हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूँ गति के समीकरण। देखिए जब भी एक समान त्वरण देगा, एक समान त्वरण, ओके, एक समान त्वरण, एक समान त्वरण क्या होता है, यानी कि आप उसका जो वेग है, वेग बदलने की जो दर है वो समान होनी चाहिए। यानी कि 1 सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड बढ़ रहा है, तो अगले 1 सेकंड में भी 2 मीटर पर सेकंड ही इसका वेग बढ़े, इसको हम लोग कहते हैं कि वो एक समान वेग है। ओके, सो इसमें देखते हैं तो 3 4 आपको 3 वैसे एक्चुअल में है, ये आपको याद रखना है, v बराबर में u प्लस ए टी। अच्छा इसमें सिंबल मैं बताऊंगा अभी। दूसरा है यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ओके, और तीसरा है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a/s, ये है। अगर आप लोग देखेंगे v जो क्या है इसमें, v अंतिम वेग है, अंतिम वेग, v अंतिम वेग है, u क्या है, प्रारंभिक वेग है, प्रारंभिक वेग, और a क्या है, त्वरण है,
टी क्या है, समय है यहाँ पर, और यस क्या है, विस्थापन है। ओके, सो ये आपको जो पांचों बातें लिखी गई हैं यहाँ पे याद रखना चाहिए, ये रिमेंबर कर लेना है कि इसमें सिंबल का मतलब क्या है, कि कौन क्या कहाँ पर क्या है। ओके, तो यू अंतिम वेग, वी अंतिम वेग, और यू वो प्रारंभिक वेग, ये त्वरण है, टी टाइम है। तो ये आपको याद होना चाहिए। उसके जब हम लोग सवाल लगाएंगे तो इसमें देखेंगे प्लस माइनस क्या लिए जाएंगे। तो आप ये क्या कर सकते हैं, ये सभी जो है इसमें एक पार्टिकुलर दिशा में पॉजिटिव मान सकते हैं, और जो उसके अपोजिट दिशा में होगा उसको आप लोग निगेटिव मान सकते हैं। जब क्वेश्चन करेंगे तो उस पर देखेंगे। अभी बस क्या है, आप बस इसकी थ्योरी पहले कंप्लीट कर लीजिए। सो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि एक अगला है, 90 सेकंड में चली गई जो दूरी होती है, 90 सेकंड में चली गई दूरी, इसको हम लोग कहते हैं u प्लस 1/2 a 2n-1। ये होता है SN। ये भी फार्मूला याद रखना है कि 90 सेकंड में चली गई वस्तु द्वारा तय की गई दूरी है 90 सेकंड में। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जैसे आपसे पूछेगा, जैसे कोई पत्थर है, वो मान लो कि कहीं ऊपर से गिर रहा है और नीचे गिरने में उसको पूरा 10 सेकंड लगता है, तो 10 सेकंड में वो नीचे गिर जाएगा। तो मैं कहूँगा कि वो 90 सेकंड में कितना नीचे आया है, 90 सेकंड में कितना गिरा है। तो जब आप ऐसे सवाल आएंगे तो आप यहाँ पे n की जगह पे 9 रख देंगे, तो आपको ये पता चल जाएगा कि 90 सेकंड में वो कितना नीचे गिरेगा। ओके, सो और देखते हैं हम लोग। देखिए, गुरुत्व के अधीन जब गति होती है तो आपको ऊपर या नीचे फेंकना है, उससे रिलेटेड आपको फार्मूले याद रखना है। देखिए, जब गुरुत्व के अधीन होगा, जब कण देखिए ऊपर जाएगा, ऊपर जब गति करेगा तो जहाँ भी ए होगा वहाँ पे एक जगह पे -g रख देना है, एक जगह पे -g। और g का वैल्यू जो होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या इसको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लेते हैं, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन कैसे कैसे सवाल वहाँ पे पूछे गए हैं। तो देखिए v बराबर u प्लस 80 था, तो यहाँ पे एक की जगह पे -g रख देना, जहाँ जहाँ a है वहाँ पे -g रख देना है। जब ऊपर जाएगा, तब वस्तु ऊपर जाएगी तो यहाँ पे ऐसे करना है। और जब नीचे आएगा, नीचे कण आएगा, तो यहाँ पर पॉजिटिव लेंगे हम लोग, ठीक है ना। देखिए, जब ऊपर जाता है तो कण का वेग क्या होता है, घटता है, इसीलिए माइनस माइनस, ये तीनों जगह पे देखो माइनस आया है। और जब नीचे से ऊपर आएगा तो उसका वेग बढ़ता है, तो इसीलिए प्लस आया है। तो सो इम्पॉर्टेंट है कि देखिए आप कण कहाँ से आ रहा है, ये फार्मूला याद होना चाहिए और उसको देखना चाहिए आपको आराम से। अच्छा, ये ध्यान रखिएगा, जब कण एक समान गति करता है तो v बराबर ds/dt, ये भी बताया हूँ। एक्सीलरेशन जो होता है dv/dt, और d2s/dt2, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से देखोगे तो ds बराबर vdt, देखो ये dt इधर चला जाएगा, तो ds बराबर कितना आ जाएगा, vdt। यहाँ से एक्सीलरेशन dv बराबर, देखिए ये dv है, और dv बराबर क्या हो सकता है, ये dt इधर चला जाएगा तो ये dt हो जाएगा। इधर से क्या हो सकता है, vdv इक्वल टू ads, ये भी कर सकते हैं हम लोग आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। सो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग ग्राफ के बारे में स्टडी करेंगे कि ग्राफ क्या होता है, और ये वहाँ से हम लोग फर्दर मूव करेंगे। ओके, सो ये यहाँ तक आपको पहले फार्मूले वगैरह कॉन्सेप्चुअली क्लियर होने चाहिए, और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके।